Good morning everyone. Students, today we are going to start basic concepts of national income. First topic is domestic territory. Students, domestic territory means geographical boundary of a country within which capital, people, goods and services can move freely. Clear? तो domestic territory को अपन ने क्या consider किया है बच्चों? Geographical boundary of a country within which people, goods and services, all they can move freely. Or I can say that domestic territory is a political frontier of a country. इसके साथ साथ बच्चों it includes, इसमें और क्या क्या includes होगा? It includes first ships and aircrafts owned by the NR means normal resident of a country. First is ships and aircraft owned by the normal resident of a country. For example, planes of Air India moves from Russia to Japan. Plane belong to Air India and it is moving from Russia to Japan. That is also included in the domestic territory of India. Clear? Second, fishing vessels, oil, natural gas rigs, etc. operated in the international water. Operated in the international water means fishing vessels हो गए, oils हो गए, rigs हो गए, जो कहाँ पे है? Oil rigs जो होते हैं जो international water के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट है वहीं पे. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई फिशरमैन है, ठीक है, अपनी बोट चला रहा है इन द इंटरनेशनल मार्केट ऑफ इन द इंटरनेशनल वाटर ऑफ इंडियन ओशियन, तो वो तो वो किस में आएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा. ठीक है. एंड लास्ट आता है एम्बेसीज एंड ऑफिशियल एस्टैब्लिशमेंट्स. Embassies and official establishments situated to abroad. Official and मिलिट्री मैं बोल सकती हूँ, मिलिट्री ऑफिशियल्स जो होते हैं या फिर जो एम्बेसीज होती है जो कहाँ पे सिचुएटेड है? अब्रॉड में सिचुएटेड है. फॉर एग्जांपल इंडियन एम्बेसी इन रशिया, तो वो किस में आएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में, रशिया में नहीं आएगा. तो बच्चों ये चीजें क्या होती है? डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड्स. अब डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है? मीन्स डज नॉट इंक्लूड. क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है? फर्स्ट, फॉरेन एम्बेसीज एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स establishments in India. फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन बोल सकते हैं कि कोई भी रशियन एम्बेसी है जो इंडिया में सिचुएटेड है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी. वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी? रशिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी. नेक्स्ट, इंटरनेशनल organizations like WHO, UNO included in the situated in the international area. स्टूडेंट्स, अगर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, जो किसमें सिचुएटेड है? इन द इंटरनेशनल एरिया, तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा. तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोमेस्टिक टेरिटरी, और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है. क्लियर? कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है नॉर्मल रेजिडेंट.
बच्चों नॉर्मल रेजिडेंट कैन बी एन इंडिविजुअल और एंड इंस्टीट्यूशन. ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट कैन बी एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु resides in a country for more than 1 year, who resides in a country for more than 1 year, or whose center of economic interest lies in the country. Means normal resident is the person who resides in a country for more than 1 year or whose center of economic interest lies in our country. बच्चों नॉर्मल रेजिडेंट कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है. अगर वो हमारी कंट्री के अंदर 1 साल से ज़्यादा है या उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में है तो वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया. क्लियर? नाउ कम टू द things which is included or which is not included in the normal resident. तो included तो अपन ने पढ़ लिया, अब क्या include नहीं होता है उस पर हम ध्यान देंगे. does not include first tourist. बच्चों अगर कोई भी टूरिस्ट हमारी कंट्री में आया है घूमने के लिए तो उसे मैं ये थोड़ा बोलूंगी कि ये नॉर्मल रेजिडेंट हो गया. अगर कोई भी पर्सन बाहर से हमारी कंट्री में आया है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या कोई स्टूडेंट आया है पढ़ने के लिए तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होता है. क्लियर? नेक्स्ट, स्टूडेंट्स अगर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री के अंदर, देखो फॉर एग्जाम्पल कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑफिस हमारी कंट्री में सिचुएटेड है, ठीक है, और अगर वहां पे कोई फॉरेनर काम कर रहा है तो वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यूएनओ का ऑफिस दिल्ली में सिचुएटेड है. जस्ट एन एग्जांपल कि यूएनओ का ऑफिस दिल्ली में सिचुएटेड है, उसमें कौन काम कर रहा है? अमेरिकन. एन अमेरिकन इज वर्किंग इन ऑफिस ऑफ यूएनओ व्हिच इज सिचुएटेड इन इंडिया is not considered as a normal resident of India. वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा. बट अगर वो यहाँ पे काम कर रहा है और काम करते हुए उसे 1 साल से ज्यादा हो गया है तो वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा. क्लियर? नेक्स्ट, क्रू मेंबर्स. बच्चों जो क्रू मेंबर्स होते हैं शिप्स पे ये भी हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, पीपल नियर बॉर्डर. देखो बच्चों कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बॉर्डर के आसपास रहते हैं और उनका डेली का बॉर्डर क्रॉस करना है, वहां से आना जाना है, तो वो भी इंक्लूडेड नहीं होंगे. वो उस कंट्री में होंगे जहाँ पे वो रह रहे हैं, ना कि उस कंट्री में जहाँ पे वो काम कर रहे हैं. वर्क वाले इंक्लूडेड नहीं होंगे, जहाँ पे वो रह रहे हैं वहां के वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे. क्लियर? तो ये वो लोग थे, ये वो चीजें थी जो नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होती है. स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम. Now first of all let's discuss what is factor income. Factor income refers to the income received by factors of production for rendering factor services. Means जब आप factors of production को use कर रहे हो for rendering factor services उसे हम क्या बोलेंगे? factor income. For example rent, wages, interest and profit. ये मैं कब दे रही हूँ? जब मैं क्या यूज कर रही हूँ? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स सेल. सेल को मैं यूज कर रही हूँ और मैं रिटर्न में क्या दे रही हूँ उन्हें? फैक्टर सर्विसेज. क्लियर? नेक्स्ट, ट्रांसफर इनकम. ट्रांसफर इनकम बच्चों एज पर द डेफिनेशन इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न. ट्रांसफर इनकम वो सिर्फ खाली रिसीव हो रही है, आप इसके लिए कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस नहीं दे रहे हो. जैसे फैक्टर इनकम में तो आप फैक्टर सर्विसेज दे रहे थे लेकिन इसके लिए आप कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस नहीं दे रहे हो. क्लियर? फैक्टर इनकम के बच्चों एग्जांपल क्या हो सकते हैं हमारे? वही RWIP
जबकि ट्रांसफर इनकम के हमारे एग्जांपल्स कौन से हैं? ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, ये किसके हैं? ट्रांसफर इनकम में। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो आप उसके लिए कुछ दे नहीं रहे हो। क्लियर? ट्रांसफर इनकम को बच्चों इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिलेटरल ट्रांसफर, जो सिंगल ट्रांसफर होता है। और फैक्टर इनकम को हम क्या बोलते हैं? बाइलेटरल ट्रांसफर, कि एफओपी के बदले या आपको क्या मिल रहा है? फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, या फैक्टर सर्विसेज के बदले आपको क्या मिल रहा है? एफओपी। नेक्स्ट बच्चों, फैक्टर इनकम जो होती है वो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड होती है, जबकि ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होती है। फैक्टर इनकम कैसा कॉन्सेप्ट है? अर्निंग कॉन्सेप्ट, और ट्रांसफर इनकम रिसीट कॉन्सेप्ट। और फैक्टर इनकम कैसे रिसीव होता है? बाय रिसीव्ड एफओपी, जबकि ट्रांसफर इनकम रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड एंड द गवर्नमेंट। तो ये था हमारा फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। Students, now come to the next topic, which is very important from examination point of view as well. Final goods and intermediate goods. बच्चों, final goods वो goods होते हैं which are used for either consumption or for investment. Means ऐसे goods जिन्हें आपने या तो consume करने के लिए use किया है या आपने उन्हें as a investment use किया है। ठीक है? जबकि intermediate goods वो goods होते हैं which are used for रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। मींस या तो वो रीसेल के लिए है या फिर वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए है। मतलब या तो आप उनको बेचने के लिए यूज कर रहे हो या फिर आप उनको फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हो। ठीक है बच्चों, फाइनल गुड्स जो होते हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं, जबकि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं ये नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में दोनों में इंक्लूड नहीं होते हैं, जबकि फाइनल गुड्स नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, फाइनल गुड्स के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होता है, एज इट इज आपको उसे कंज्यूम करना पड़ता है या फिर एज इट इज आप उसे इन्वेस्ट कर रहे होते हो, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू ऐड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर जो है वो मिल्क लेके आई, किसके लिए? आपके लिए, घर में कंज्यूम करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? फाइनल गुड्स। लेकिन अगर वही मिल्क किसी बेकर ने खरीदा है, किसी बेकरी वाले ने खरीदा है केक वगैरह बनाने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि अब वो उसमें क्या करेगा? और वैल्यू एड। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। और क्लियर करने के लिए बच्चों पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं इसके, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। आपको आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा फाइनल गुड और कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स है। पेपर परचेज बाय अ पब्लिशर, किसी पब्लिशर ने पेपर क्या किया है? परचेज किया है। अब वो एज इट इज तो पेपर बांट नहीं देगा, उस पेपर से वो क्या बनाएगा? बुक्स बनाएगा और फिर उसे सोल्ड आउट करेगा, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? फाइनल गुड्स। क्लियर? सेकेंड, फर्नीचर परचेज बाय अ स्कूल, अगर किसी स्कूल ने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर स्कूल ने खरीद लिया, ठीक है, वो उसके लिए एक तरह से क्या है? फाइनल गुड, क्योंकि वो उसके लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट। क्लियर? नेक्स्ट, chalk duster etc chalk duster etc परचेज बाय अ स्कूल, अगर उसी स्कूल ने चौक लिया है, डस्टर लिया है, तो बच्चों वो उसका क्या है? इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि वो पूरे साल भर एज इट इज यूज आएगा, इन द सेम ईयर वो उसका यूज आएगा। क्लियर? तो ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। बच्चे लोग बहुत बार ये बच्चे गलती करके आते हैं कि फर्नीचर जो अगर स्कूल खरीद रहा है तो वो उसे भी इंटरमीडिएट कर देते हैं। नहीं, फर्नीचर क्या है? फाइनल गुड, जबकि चौक डस्टर क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि सेम ईयर में वो बार बार यूज आएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, कंप्यूटर क्या है? ऑफिस में इंस्टॉल्ड है, तो ये इसका क्या है? फाइनल गुड, क्योंकि वो एज अ इन्वेस्टमेंट है। कोल यूज बाय द कंज्यूमर, अगर कोल किसने यूज किया है? कंज्यूमर, हाउस होल्ड। कोल कहाँ है? कोल मतलब कोयला, ये कहाँ पे यूज हो रहा है? घर पे यूज हो रहा है, तो इसे मैं क्या बोलूंगी? इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड। आप इसे कंज्यूम कर रहे हो, ना तो रीसेल कर रहे हो और ना ही कोई इसमें एड ऑन कर रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा? फाइनल गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज ऑफ पल्सेस बाय योर मदर फॉर होम, आपकी मम्मी ने दाल खरीदी है, किसके लिए? घर के लिए, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? फाइनल गुड।
क्लियर? तो इस तरह से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे क्लासिफाई करना पड़ता है फाइनल गुड्स कौन से हैं और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हैं। अगर और भी कोई आपके क्वेश्चंस हैं या आपको लग रहा है कि और भी बेटर हमें सजेशन चाहिए तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर करें और अपने क्वेश्चंस भी वहाँ लिखें सो दैट मैं उसका रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक आता है कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। एज पर द डेफिनेशन कंजम्पशन गुड रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली। मींस कंजम्पशन गुड्स बच्चों वो गुड्स हुए जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। जैसे मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मैं गई फटाफट से मैंने ब्रेड बटर बनाया एंड आई हैव इट, तो ये क्या है, मेरा कंजम्पशन गुड है जिसने मेरी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई किया। बच्चों कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो आपको फर्दर प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, मींस जो आपको आने वाले प्रोडक्शन में, आपको गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो वो मेरा क्या होगा, कैपिटल गुड्स, ठीक है। बच्चों कंजम्पशन गुड्स प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रमोट नहीं करता है, जबकि कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रमोट करता है। नेक्स्ट बच्चों कंजम्पशन गुड्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं, जैसे 8 साल, 10 साल, 15 साल, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, रेफ्रिजरेटर, अगर मैंने कोई फ्रिज खरीदा है तो ये तो है नहीं कि मैं हर 6 महीने फ्रिज चेंज करती रहूंगी, फ्रिज तो लाइफ टाइम चलता है। आज तक हमारे घर में हमारे मम्मियों की शादियों के फ्रिज रखे हुए हैं, तो वो क्या है, ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स बच्चों कौन से होते हैं, जो मीन्स लेस देन 1 ईयर चलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स, क्रॉकरी, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो पेरिशेबल नेचर के होते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जिन्हें अपन जल्दी जल्दी कंज्यूम कर लेंगे तो वो क्या होंगे, खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों कंजम्पशन गुड हमारा सर्विसेज। सर्विसेज कैसी होती है, इनटेंजिबल होती है, जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं ना जिन्हें हम टच कर सकते हैं, बट जिन्हें हम फील कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूँ थ्रू रीड मंत्रा, आप सब लोग पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है बच्चों, सर्विसेज है। जैसे डॉक्टर है, आपका ट्रीटमेंट करता है तो वो क्या आपको प्रोवाइड करवाता है, सर्विसेज है। सो बच्चों ये थे हमारे कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डिप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब कोई भी मैंने एक्सपेंडिचर किया है प्रोडक्शन पर्पज से या फर्दर उसके इम्प्रूवमेंट के लिए या डेवलपमेंट के लिए, तो मेरा क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरे ऑफिस को और प्रॉपर कन्वीनियंट बनाने के लिए फर्नीचर परचेज करके लेके आई, ठीक है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट। Come to the gross investment, addition in the stock of capital before allowance of the depreciation, means आप stock of capital में add on कर रहे हो लेकिन depreciation allow करने से पहले। नेट इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक, ठीक है। और नेट इन्वेस्टमेंट का अपना फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट। Depreciation, बच्चों depreciation means fall in the value of asset due to normal wear and tear, due to passage of time, due to expected obsolescence, means जब कभी भी मेरी फिक्स असेट की वैल्यू कम होती है या तो रिपेयरिंग मेंटेनेंस की वजह से या टाइम पैसेज ऑफ टाइम की वजह से, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल वो चीज़ आउट ऑफ डिमांड हो गई, ठीक है, तो अगर इन चीज़ों की वजह से मेरी असेट की वैल्यू में डाउनफॉल आता है तो उसे मैं क्या बोलूँगी, डेप्रिसिएशन। बच्चों एक टर्म और होता है कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस के अंदर भी डाउनफॉल आता है, लेकिन क्यों आता है, बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड लॉसेज। अनएक्सपेक्टेड लॉस कैसे होते हैं, जैसे नेचुरल कैलामिटी है, सडनली अर्थक्वेक आ गया, सडनली फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, तो इन सब चीजों की वजह से जो वैल्यू में डाउनफॉल आता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस। बच्चों ये डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में। डेप्रिसिएशन क्यों होता है, ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड लॉस, और कैपिटल लॉस क्यों होता है, ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड लॉस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। क्लियर, थैंक यू। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, देन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट कॉस्ट एंड देन NFIA। सबसे पहले हम बात करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बच्चों नेट इनडायरेक्ट टैक्स
टू कंपोनेंट से मिलके बना है, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो जिसको हम गवर्नमेंट को पे करते हैं फॉर द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज। मींस इनडायरेक्ट टैक्स इज टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट फॉर द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स वो टैक्स जो आपने गवर्नमेंट को दिया है फॉर द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसे मैं क्या बोलती हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। अनदर थिंग, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन क्या कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हो। जैसे शॉपकीपर होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में गए, ठीक है, वहां आपने जीएसटी पे किया, तो वो जो बंदा है, जो रेस्टोरेंट का ओनर है, वो आप लोगों से जीएसटी ले रहा है, तो इसीलिए हमने जीएसटी को क्या कंसीडर किया, इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि उसने अपना बर्डन किसको ट्रांसफर कर दिया, आप लोगों को। भाई गवर्नमेंट तो उससे लेगी ना। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट फॉर द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी आपने खाना खाया वो तो उस रेस्टोरेंट वाले ने बनाया, ठीक है, प्रोडक्शन तो वो कर रहा है, तो गवर्नमेंट उससे टैक्स लेगी, बट उसने क्या किया, अपना बर्डन आप पे ट्रांसफर कर दिया, तो इसीलिए अपन इसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर। नेक्स्ट आता है सब्सिडीज। जब गवर्नमेंट कोई भी फाइनेंशियल एड या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है, उसे मैं क्या बोलती हूँ, सब्सिडीज। जैसे फॉर एग्जांपल अपन गैस वगैरह जो होती है, एलपीजीज वगैरह, इस पे आप सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट से आपको, तो वो क्या कहलाती है, सब्सिडीज। क्लियर। नाउ नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का बच्चों फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को लेस कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट कॉस्ट। बच्चों फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट दो डिफरेंट थिंग है। मार्केट कॉस्ट में आपका एनआईटी क्या होता है, इंक्लूडेड, ठीक है, और फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी क्या होता है, एक्सक्लूडेड। मीन्स जैसे मैं ये पेन लेके आई ₹15, ठीक है, ये 15 रुपए का पेन में लेके आई, इस 15 रुपए में 5 रुपए तो आपके क्या है, टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो अगर मैं इसकी फैक्टर कॉस्ट पूछूं तो क्या होगी, 10 रुपए, ठीक है, और अगर मैं इसकी मार्केट कॉस्ट पूछूं तो क्या होगी, 15 रुपए, क्योंकि उसमें एनआईटी क्या है, इंक्लूड है, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि इसमें फैक्टर कॉस्ट क्या है, तो मैं ये 5 रुपए क्या कर दूंगी, लेस, फैक्टर कॉस्ट क्या हुई, 10 रुपए, लेकिन मार्केट कॉस्ट इसकी क्या हुई, 15 रुपए, बिकॉज एनआईटी इज इंक्लूडेड इन द मार्केट कॉस्ट। क्लियर। नेक्स्ट, नेट फैक्टर इनकम। बच्चों नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मींस फीफा माइनस फीटा। अभी फीफा क्या होता है और फीटा क्या होता है अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो बच्चों, जब कभी भी कोई भी इनकम हम अब्रॉड से मींस रिसीव करते हैं या हम उसे पे करते हैं, तो वो मेरे किस में आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में। अब इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, देखिए इधर, फीफा माइनस फीटा। फीफा मींस earned by the normal resident from RO means rest of the world। जब कोई भी इनकम मैं अर्न करती हूँ फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो मेरी क्या कहलाती है, फीफा, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर। नेक्स्ट आता है फीटा, पे टू द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्रीज। जब आप दूसरी कंट्रीज, आउट ऑफ इंडिया जितनी भी कंट्रीज है, उनके नॉर्मल रेजिडेंट को आप पे करते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने उनसे कोई गुड्स एंड सर्विसेज लिए, उनके बदले आप उन्हें पे कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, NFIA। आई होप दीज टॉपिक्स आर क्लियर टू यू, बिकॉज बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है, आने वाले इतने वो न्यूमेरिकल्स करेंगे उनमें ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर, थैंक यू। Now students, let's do some numericals of NFIA। बच्चों मैंने यहाँ पे अलग अलग 4 केसेस लिए हैं, अपन 1 बाय 1 उनको पढ़ेंगे। फर्स्ट फीफा। अच्छा, सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं NFIA का फॉर्मूला क्या होता है, फीफा माइनस फीटा।
ये है फॉर्मूला, अभी अपन ने लास्ट वाली स्लाइड में डिस्कस किया है। फर्स्ट आपको फीफा दे रखा है 500, फीटा आपको दे रखा है 300। तो अगर मेरे को इसमें NFI निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, 500 माइनस 300, तो NFI मेरा क्या रहा 200। तो ये कैसा NFI है, पॉजिटिव NFI है। क्लियर। केस 2, फीफा कितना है 250 और फीटा कितना है 620। तो अगर मेरे को इसमें NFI निकालना है तो क्या होगा, फीफा इज 250 माइनस 620, तो कितना 370 मेरा क्या हुआ, ये माइनस में, मतलब ये कैसा हुआ मेरा नेगेटिव NFI। क्लियर। केस 3, ध्यान से देखिएगा बच्चों, सेम फीफा माइनस फीटा। क्या मेरे पास फीफा है, नहीं है। क्या मेरे पास फीटा है, यस 150। तो ये कितना आएगा, माइनस का 150। क्लियर। अब नाउ सॉरी, केस 4 फीटा। देखिए सेम वही, क्या मेरे पास फीफा है, नो, बट क्या मेरे पास फीटा है, यस, जो क्या है 150 माइनस का, तो ये क्या आएगा 150। क्लियर। तो बच्चों ये वो डिफरेंट केसेस थे जहां अपन NFI कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, आप देखिए कई जगह मैंने लिखा है पॉजिटिव, कई जगह मैंने लिखा है नेगेटिव। ऐसा क्यों बच्चों, अगर मेरा फीफा ज्यादा है तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर मेरा फीटा ज्यादा है तो कैसा होगा, नेगेटिव। और अगर दोनों इक्वल है तो कैसा होगा, 0। इज इट क्लियर टू यू। तो ये जितने भी बच्चों क्वेश्चंस हैं, अपन जब बड़े वाले क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये हेल्पफुल होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल बटन को प्रेस करना नहीं भूलें। थैंक यू। Now come to the most important definition, which is national income. First of all, let's read the definition. National income refers to the factor income earned by the normal resident of a country within the domestic territory during an accounting year. Means it refers to factor income. Earn कौन करता है, normal resident. कहाँ earn कर रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी में। कब अर्न कर रहा है, अकाउंटिंग ईयर में। ये इस डेफिनेशन की कीवर्ड्स है। मींस अच्छा, फैक्टर इनकम क्या होता है बच्चों, RWIP। RWIP क्या होता है मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, तो प्लीज मेरे पहले वाले वीडियोस को आप गो थ्रू करें। नेशनल इनकम मींस वो फैक्टर इनकम जो कौन अर्न कर रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट मींस वो पर्सन जो हमारी कंट्री में 1 साल या उससे ज्यादा रहा है और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में है, उसे मैं क्या कंसीडर करती हूँ, नॉर्मल रेजिडेंट। विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी मींस पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री, और इसको डिटेल में मैं पहले वाले वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप उन्हें गो थ्रू करें। जब तक आप पहले वाले वीडियोस नहीं देखेंगे आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है बच्चों, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है। सो मैंने नेशनल इनकम को क्या बोला है, इट रेफर्स टू फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब जब कभी भी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट अर्न किया जाता है एक नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसे हम क्या कंसिडर करते हैं, नेशनल इनकम। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और GDP। ठीक है, काफी सुना होगा आप लोगों ने ये टर्म। GDP क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड द डेफिनेशन। इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ग्रॉस market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year। means जितने भी final goods and services produce किए गए हैं within the domestic territory of a country during a period of 1 year, उसे हम क्या बोलते हैं, GDP। ठीक है। ग्रॉस, ग्रॉस वर्ड का मीनिंग क्या होगा बच्चों, कि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है या नहीं है, नो, डेप्रिसिएशन इसमें
नहीं है। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि इसमें एनआईटी है, मीन्स इसमें एनआईटी इंक्लूडेड है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जिसका कोई भी फर्दर प्रोडक्शन नहीं है, या तो उसे कंज्यूम करेंगे या उसे इन्वेस्ट करेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी, पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्लियर? तो इसे हम क्या बोलते हैं? जीडीपी। नाउ बच्चों लेट्स डिस्कस सम ऑफ द गोल्डन रूल्स। बच्चों ये नेशनल इनकम के गोल्डन रूल्स है और ये आपको पूरे चैप्टर में काम आएंगे, तो इन्हें प्लीज आप ध्यान दीजिएगा। Now students, come to the most important topic of national income, which is golden rules of national income. बच्चों ये rules बहुत important है, बिना इनके national income की numericals को करना next to impossible है। तो ध्यान दीजिए, gross to net, अगर मुझे ग्रॉस से नेट में जाना है, व्हाट आई विल डू? माइनस डेप्रिसिएशन। अगर मुझे नेट से ग्रॉस में आना है तो मैं क्या करूंगी? प्लस डेप्रिसिएशन। सेकेंड रूल, अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो मैं क्या करूंगी? प्लस एनआईटी, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता है, तो मार्केट प्राइस जबकि नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है, तो इसीलिए मैं इसमें क्या करूंगी? प्लस एनआईटी। और अगर मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है तो मैं क्या करूंगी? माइनस एनआईटी। डोमेस्टिक एंड नेशनल, अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, व्हाट आई विल डू? प्लस एनएफआईए। अच्छा, एनएफआईए कैसे निकलता है? फीफा माइनस फीटा। अगर मुझे नेशनल से डोमेस्टिक में आना है तो मैं क्या करूंगी? माइनस एनएफआईए। क्लियर? तो बच्चों नेशनल इनकम बेसिकली क्या होता है मेरा? एनएनपी एट एफसी। नेशनल इनकम इज एनएनपी एट एफसी, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और इसमें क्या इंक्लूड होगा? डोमेस्टिक इनकम और एनडीपी एट एफसी। डोमेस्टिक इनकम को मैं और क्या बोलती हूँ? एनडीपी एट एफसी। जब मैं डोमेस्टिक इनकम और एनडीपी एट एफसी में एनएफआईए को ऐड कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम और एनएनपी एट एफसी। ध्यान रखिएगा, नेशनल इनकम में एनएफआईए इंक्लूड होता है, जबकि डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए इंक्लूड नहीं होता है। ये सारे गोल्डन रूल्स आप लोग प्लीज याद कर लीजिएगा, इन्हें किसी भी तरह से, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में या आने वाले टॉपिक्स में अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आपको इजीली आप उन्हें गो थ्रू नहीं कर पाएंगे। क्लियर? आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, अगर कोई भी सजेशंस है तो एकदम फ्री फील करें और सजेशंस भी जरूर दें, और हमारे चैनल वीड मंत्रा को सब्सक्राइब करें एंड बेल बटन को प्रेस करना नहीं भूलें। थैंक यू।